आज इस हाथ में माला है, एक समय इसी हाथ में बंदूकें भी रही होंगी। इस माला का वजन ज्यादा है या उन बंदूकों का वजन ज्यादा? जो हमारी भूमिका उस समय थी अपराध नियंत्रण की, तो हमारे हाथ में AK-47 भी था। अब हमारी भूमिका बदल गई। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, अगर उसका मिस्टीरियस डेथ हुआ, वहाँ FIR नहीं हुआ। इसके बाद मैंने DGP को लगा, DGP ने भी उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो इस पर 20 दिन डिबेट चला कि महाराष्ट्र की घटना का FIR बिहार में कैसे हो जाएगा। उनका एक्शन इतना मिस्टीरियस था जिसने डाउट किए। पूरा शहर जुटा हुआ है, इनका दरवाजा बंद है। जिसकी लड़की की लाश निकली है, उसके माँ बाप भाई टेबल पर खाना खा रहे। क्या यही कारण था कि जब नवरूणा केस हुआ तो आपने खुद बढ़ के सामने से कहा कि मेरी भी पूछताछ होनी चाहिए? मैं पटना मीटिंग में आ रहा था, फोन किया, एक लड़का हमको ऐसे साल भर से 1.5 साल से तंग कर रहा है, अब तो मेरा पीछा भी करने लगा है, लगता है तेजाब फेंक देगा, मैं सुसाइड कर लूंगी, ये हो जाएगा। कंप्लीट ऑनर किलिंग है। उसके बाप ने मार करके उसको गाड़ दिया। आप क्यों नहीं आते हैं राजनीति में? तेज और स्वाभिमानी आदमी को कोई नेता नहीं बर्दाश्त करेगा, कोई पार्टी नहीं बर्दाश्त करेगा। पहले देश की सेवा कर रहे थे, अब धर्म की सेवा कर रहे हैं, क्या फर्क है? जो ईमानदारी से अपनी चेतना में उत्कर्ष लाने के लिए प्रयत्नशील है, वही आध्यात्मिक है। उससे बड़ी धर्म की सेवा, देश की सेवा और कुछ नहीं। बिहार में जब शराबबंदी लागू हुई थी तो आपने एक नारा दिया था, उन्होंने मुझे को आदेश दिया था कि आपकी बात जनता सुनती है। 1 रुपए का बजट हमको बिहार सरकार ने नहीं दिया। क्या अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला? इस मामले में तो हम बहुत कठोर हैं। मनीष कश्यप जी की जो अभी पिटाई हुई थी PNCH में, उसमें काफी अच्छा तंज कसा था आपने। प्रकाश झा ने एक फिल्म बनाई थी गंगाजल, सुना है वो सही में एक्चुअली आपकी कहानी थी। लेकिन जिगर मुरादाबादी ने इश्क के बारे में एक कमाल की शायरी लिखी। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के पार जाना है। प्रेम के लिए भी ये शायरी बहुत फिट बैठती है, लेकिन बिहार पुलिस की नौकरी के लिए मुझे लगता है कि ये शायरी ज्यादा फिट है, क्योंकि जिस तरह प्यार में मुश्किलें आती हैं, उसी तरह बिहार पुलिस की नौकरी में काफी मुश्किलें हैं। आसान नहीं है बिहार पुलिस में होना। फेम तो बहुत मिलता है, बट चैलेंजेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। ये बात हम सब जानते हैं, पर इस बात को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, सबसे ज्यादा इस बात को समझा है आज के हमारे गेस्ट, जिनका नाम है गुप्तेश्वर पांडे। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर फिर भी औपचारिकता निभाने के लिए मैं ये बता दूं कि वो बिहार के पूर्व DGP रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या मुजफ्फरपुर का नवरूणा केस या फिर सिनारी मैसेकर, उनका नाम बहुत बड़ा है और कई केसेस उन्होंने चुटकियों में सुलझाए हैं। स्वागत करते हैं आज गुप्तेश्वर पांडे जी का। स्वागत है आपका हमारे पौष बिहारी पॉडकास्ट में। जय शिवन। इस इंटरव्यू को करने से पहले हमारी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हम आपको सर बोलें या आप महाराज बोलें। सर और नहीं बोलिए, अब सर पहले थे, अब नहीं है। आज आपको इस भगवा रूप में देख के ये विश्वास नहीं होता है कि एक ऐसा समय था जब आप अपराधी आपके नाम से थर थर कांपते थे। ये अध्यात्म के तरफ जो रुख हुआ, ये जो आपकी जिंदगी में बदलाव हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? अरे मेरे लिए बड़ा सहज है। मतलब लोगों को इस प्रश्न का जवाब मैं कई प्लेटफॉर्म से सैकड़ों बार दे चुका हूँ। तो जीवन के हर चरण में मतलब आदमी के विचारों में परिवर्तन होता है, होना चाहिए। जीव का मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, इस पर हमारी सनातन परंपरा में बहुत गहराई से विचार हुआ है। हमारे ऋषियों ने विचार किया, हमारे वेद भगवान कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, भाई नाम कमा लेना, जस कमा लेना, पैसा कमा लेना, धन कमा लेना, दौलत कमा लेना, बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लेना, ये जीवन का अंतिम, ये सब अनित्य हैं, ये शाश्वत नहीं है। तो जीव का अंतिम लक्ष्य बताया गया है कि आवागमन से मुक्ति, ये 84 के चक्कर से मुक्त हो जाना और भगवान नाम की एक सत्ता है, उस सत्ता को अनुभव में लाना, उस भगवान को जानना, पाना और 84 के चक्कर से मुक्त हो जाना। तो जीवन के चौथे चरण में प्रयास तो इसके लिए जब से सजगता आ जाए, जितनी जल्दी उतनी अच्छी बात है।
लेकिन चौथे चरण में तो और कुछ करना नहीं चाहिए। तो शुरू से ही मेरे दिमाग में ये बात स्पष्ट थी कि जीवन के चौथे चरण में मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए ही कुछ करना है, और भगवान के भजन के अलावा और कुछ नहीं करना है। क्या आपको वो आखिरी दिन याद है जिस दिन आपने अपना यूनिफॉर्म पहना था? हाँ याद है, 20 सितंबर था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। honestly। क्या चल रहा था उस दिन दिमाग में? बड़ा सहजता से मैंने नौकरी छोड़ दी थी। कोई तनाव नहीं, कोई मेरे अंदर आंधी तूफान नहीं चल रहा था। और कोई ऐसा नहीं कि पहली बार नौकरी छोड़ी थी, उसके पहले भी 2009 में मैं ऐसे ही बीआरएस ले लिया था। 1 साल 10 महीने के बाद फिर से नौकरी में आया दोबारा। आज इस हाथ में माला है, एक समय इसी हाथ में बंदूकें भी रही होंगी। इस माला का वजन ज्यादा है या उन बंदूकों का वजन ज्यादा है? देखिए ये भाव बताया ना, जीवन के राम जी के हाथ में कभी फूल भी है जिससे वो हमारी सीता माता का श्रृंगार करते हैं। आप सोचिए, कृष्ण के हाथ में मुरली भी है, कभी वो मुरली बजाकर पूरे वृंदावन के पशु पक्षियों तक को मोहित कर लेते हैं। लिखा है कि कृष्ण की जब मुरली बजती थी तो जमुना की कलकल निनाद करती हुई धारा भी स्तंभित हो जाती थी और गोवर्धन के पर्वत के शिलालेख पिघल करके बहने लगते थे। वो मुरली भी है, और कभी जरूरत पड़े तो शिशुपाल की गर्दन उतारने के लिए वो चक्र सुदर्शन भी धारण कर लेते हैं। तो समय जब जिसकी भूमिका में, जब हमारी भूमिका उस समय थी अपराध नियंत्रण की, समाज में विधि व्यवस्था संधारण की, तो हमारे हाथ में AK-47 भी था। अब हमारी भूमिका बदल गई, माला वाली है तो माला है। खाकी में एक बात तो तय है कि आप एकदम हीरो नजर आते थे। Did you enjoy the glamour that came with? I really did. I am telling you. I fully enjoyed my life in police service. I am fully satisfied with whatever I have done in my life because I never supported injustice. I never supported corruption. And believe me, I have never ever done anything which my conscience didn't allow. इसीलिए हम इतना कभी नहीं किया। और जब आगे बढ़ते, when you become really successful in life, then what happens? If you are doing nothing, there are so many IPS officers in the country, there are so many IAS officers, more than 5,000 officers are there in IAS and IPS in the entire country. How many people you know? If I ask you, who is DG in Chhattisgarh, can you name? You might not be knowing. Maybe you are in this profession, you are a journalist, you might be knowing, but you ask any people. Even you ask any, what is population of Bihar? Around 13 to 14 crore. How many people know who is DGP in Bihar today? Very few. You go outside, 10, 15 people you will meet, just you open the gate, you will meet 10 people who are standing outside. You ask them, who is DGP Bihar? Nobody will. I doubt anybody will be able to tell you who is DGP Bihar. They don't know. They are not concerned. They have nothing to do with DGP. They can't even tell you who is senior SP. They can't even tell you who is SHO, who is थानेदार here. They don't know. बट आप जब डीजीपी बने तब ये पोजीशन जो थी ये काफी पॉपुलराइज हो गई, इसलिए कि मैं जनता का डीजीपी था। इस बात का मुझे फख्र है, एक घमंड से नहीं बोलता। इस बात का मुझे फख्र है और मुझे बहुत संतोष है कि मैं जनता का डीजीपी था। गरीब किसान के बेटा हूँ, खेत खलिहान से आया हूं मैंने गाय भी, वो नेता लोग कहते हैं वो बात मत, जेन्युइनली गो टू माय विलेज, आस्क एनी पर्सन। मैंने हल चलाया है, कुदाल चलाई है, रोपनी की है, मैंने भैंस चराया है, गांव की नदी में भैंस को मल मल करके धोया है, सब किया है। अब ये सब डायलॉग हो गया है, बट आई हैव डन। और मैंने वो क्या ढिबरी में पढ़ाई की, बिजली तो जानते ही नहीं थे मेरे गांव में, न रोड था, न सड़क था, न हॉस्पिटल था, न स्कूल था। और चप्पल पहनना तो सीखे हम मैट्रिक पास कॉलेज में आए तब, पैजामा कुर्ता कॉलेज में आए तब पढ़ना सीखे। बचपन में तो अंडरवियर पहन करके संडो गंजी स्कूल में जाते थे, बोरा का टाट उठा करके स्लेट पेंसिल लेकर के गांव से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाते थे कीचड़ में सनते हुए। तो मैं जमीन का आदमी हूँ, मैं जनता का दर्द समझता हूँ। कोई आदमी, आपको एक आदमी मिले जो कह दे कि हम डीजीपी से मिलने गए, मिल नहीं पाए, मैं ऑफिस में हूँ, आप मिलने से मना कर दे, एक भी आदमी मिले। पर क्यों, मतलब ये इतना, मैंने एक टाइम रखा था कि 4 से 6 मैं नीचे जनता दरबार लगता था मेरे। कोई पैरवी की जरूरत नहीं, किसी के मंत्री विधायक किसी के रेफरेंस की जरूरत नहीं। मैं ओपन बैठूंगा 4 से नीचे, ऑफिस के नीचे बड़ा सा हॉल में जिसमें 200-300 आदमी बैठ सकते हैं। एनीबडी कैन कम
and meet me and tell his problem or her problem. And 4-5 IPS officers used to sit around me. SP rank officer, DIG rank officer, anybody would come, हमारा ये प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दिस डिस्ट्रिक्ट, कंसर्न टू बोलते थे अभी एसपी को फोन, वहीं बैठा हूँ, वही एसपी को फोन लगाया जाता था, ये ओपन है, एवरीबॉडी नोज, अभी एसपी को फोन लगाओ, ये समस्या ये है, एक सप्ताह के अंदर इसके प्रॉब्लम का जेन्युइन सॉल्यूशन निकाल करके इसको बताइए, फिर दोबारा ये आदमी मेरे यहाँ नहीं आना चाहिए। उसको ये कहकर भेजता था एक सप्ताह में अगर सॉल्यूशन नहीं निकले कम अगेन। तो उसमें क्या है, मैं लेकिन इसका मैंने कोई विज्ञापन नहीं किया, कोई फोटो नहीं छपाया, एक जनता दरबार का देखिए कि मैंने कोई सोशल मीडिया पर डाला। अगर प्रचार करना, नाम अजस कमाना हो तो मैं फेसबुक चलाता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ, सब, कि एक भी फोटो की मैंने सोशल मीडिया पर डाला हो कि ये देखिए मेरा जनता दरबार चल रहा है, जनता आ रहे हैं, और मैंने रील बनाई हो, फोटो डाला हो, जो अब धार्मिक रीलें में बनाता हूँ, मेरा भतीजा बनाता है, एक भी नहीं डाला, एक विज्ञापन नहीं किया, एक बार कुछ नहीं किया। और जब तक मैं रहा, 1.25 साल डीजीपी रहा हूं, निर्वाध गति से एक दिन भी फेल नहीं हुआ। अगर मैं नहीं हूं तब भी जनता दरबार लगेगा, मेरे बदले में एडिशनल डीजीपी बैठेंगे, कोई दूसरा डीजी बैठेगा 5 अफसर के साथ। इस सब चीज का क्या वैल्यू है, कौन याद करता है? अच्छा काम को एक गलती हो जाएगी, 100 आदमी नोचने काटने के लिए दौड़ेंगे, लेकिन इसको कौन अप्रिशिएट कर? हम संतोष है, हमने लाखों आदमी का कल्याण किया, जिसके पास पैसा नहीं, पैर भी नहीं। पुलिस में व्हाट इज द सिचुएशन? Forget about Bihar. I'm talking of in any state. I know policing. What is happening in Bengal? What is happening in Tamil Nadu? What is happening in Kerala? I know what is happening in Mumbai and Maharashtra. Everywhere. I know what is. कोई भी आदमी थाना में जाने से किसी भी स्टेट में इतना घबराता है। कोई गरीब आदमी को चप्पल पहना करके, मैला कुचला कपड़ा पहना करके थाना में भेज दीजिए, दरोगा थानेदार उससे बात करता है, हमारा सिपाही से उसको बात नहीं होगा। कोई FIR करने चला जाए, उसका गरीब आदमी, उसका FIR होता है क्या? ऐसा क्यों होता है? ये प्रैक्टिकल लाइफ पुलिसिंग में, बिकॉज ये ब्रिटिश जमाने की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो शासन करने वाली मानसिकता पुलिस के दिमाग से गई नहीं। एक गरीब, ये बताइए सिपाही कौन होता है? बताओ। सिपाही होना कठिन काम है, जाकर सिपाहियों का जीवन देखिए, नरक है महाराज। इतना प्रोग्रेस हुआ है, अब इतना काम हुआ है। मैं मानता हूं निजी सरकार काम 20 साल में बहुत काम हुआ है। पुलिस के पास क्या होती थी, हम नौकरी में आए थे, जीप पर चलते थे IPS होकर के, पुलिस लाइन में 2-2 हजार कांस्टेबल रहते हैं, सांप बिच्छू गोजर बरसात में जाते हैं, पुलिस लाइन चुती है और प्लास्टिक में ढक करके रात काटते, इतना कठिन है। और ऊपर से 30 किलो का राइफल 24 घंटा ढोना है, कितना है? कोई करोड़पति का बेटा बनेगा सिपाही जी? आज भी हमारा बेटा बनेगा? भूखों मर जाएगा उस सिपाही की नौकरी नहीं कर। गरीब का बच्चा सिपाही बनता है, और जिस दिन वर्दी पहन लेता है वो चाबुक किसको छोड़ता है, खोमचा वाले पर, ठेला वाले पर, जूता पॉलिश करने वाले पर। गरीब के घर में रेड करने जाएगा, उसका तीसी गेहूं धान चावल फोड़ करके मिला देगा, और देखेगा 5 महला बड़ा आदमी है कोई, उसके घर में घुसने में उसको डर लगता है। ये वर्दी का नशा है, गरीब का बेटा है, गरीबी से निकल करके आया है, अत्याचार किस पर करेगा? गरीब पर। ये क्या है? माइंड सेट है। वर्दी पहनते ही लगता है कि हम शासक, हम राजा, बाकी जनता प्रजा। एक दरोगा का घमंड देखिए, उसका क्या दिमाग होता है साहब। एक एक कहानियां हैं मेरे जीवन के अनुभव में, बताएंगे तो आप सिहर जाइए। तो ये कल्चर को, थिंकिंग को, ट्रेनिंग हमारी दोस्तों है। हम नहीं ट्रेनिंग में, उसके दिमाग में बता नहीं पाते हैं तुम सेवक हो, सेवक हो। गाली से बात करेगा, फुहर बात करेगा, किसी को बेइज्जत करेगा, आपका कपड़ा, आपका शकल, आपका रुतबा देख करके वो आपसे बात करेगा। आप मर्सिडीज लगा कर चले जाइए, थाना पर थानेदार खड़ा हो जाएगा, लंगड़ते हुए गंदा कपड़ा पहन कर जाइए, वहीं से आपको डांट करके भगा देगा। तो ये कल्चर क्यों है कि हमने अपने को बदला नहीं, पुलिस की संस्कृति नहीं बदली, माइंडसेट नहीं बदला, हम उससे ट्रेनिंग दे ही नहीं पाए। ट्रेनिंग का दोष है ये। क्या यही कारण है कि बिहार में आपने कभी हम बिहार की बात नहीं, एवरीवेयर यू गो टू दिल्ली, पुलिस SHO को जाइए FIR करने के लिए। दिल्ली में तो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, वहां एक ठेला रिक्शा वाले को भेज दे थाने में, फिर देखिए क्या रिस्पॉन्स। आप एक ट्रायल लीजिए, यहीं पर आप पटना में आए ना, किसी थानेदार के यहाँ एक रिक्शा वाला, ठेला वाले को बोल दीजिए कि हमारा लूट हो गया, हमारी घड़ी को रास्ते में पिस्तौल लगा के, उसका FIR हो जाए तो मेरे पास आइएगा, कहिएगा आप झूठ बोले, उसका FIR गया, FIR हो गया। लूट का केस रिपोर्ट कर रहा है, लूट का केस होना चाहिए कि नहीं? आप यहां से निकलिए और ये गार्ड है या कोई है रिक्शा वाला, उसको पकड़िए, बगल में थाना है,
कहीं जाओ वो बोलो कि हमको पिस्तौल दिखा के कोई अभी हमारा घड़ी छीन लिया, अगर एफआईआर हो जाए तो लौट के मेरे पास आइएगा। नहीं होगा, नहीं हो सकता। पर क्यों? मुझे कहना यह बुरा लगता है कि मैं जब था तो कम से कम एक एक थानेदार के कलेजे में दहशत थी, क्योंकि रात दिन भर मैं ऑफिस करता था, रात भर घूमता था। ओपन है, माइक पर बोल रहा हूं, पता कर लीजिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है, कभी रात में मैं नहीं सोया अपने घर में जब तक डीजीपी रहा। वेरी रेयर। ट्रेन में जाता था, गाड़ी में, ट्रेन में चढ़ गया, खाली 2 गो गाड़ी, ट्रेन में चढ़ गया, कौन ट्रेन में चढ़ूंगा किसी को पता नहीं। ये लोग हमारे थानेदार सब जीआरपी से लेकर के रेलवे के टीटी सबको सेट करके रखे थे कि कौन ट्रेन में चढ़ रहे हैं, पूरब जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं। अगर पटना से मैंने बोर्ड कर लिया इधर का ट्रेन तो रास्ते के 10 जिले रात भर गश्ती पर, कोई थानेदार सोता ही नहीं था। अगर पूर्णिया वाला ट्रेन में मैं चढ़ गया तो पता चल गया तो इधर के 10 जिले रात भर सोएंगे नहीं, रात भर जगेंगे, और जहां देखिए एकदम गति। बाद में पब्लिक समझने लगी, लगता है डीजीपी का इधर मूवमेंट है। एम्प्लॉइज जो आपके कोवर्कर्स थे वो आपको किस तरह से उस समय देखते थे? देखिए होता क्या है, देखिए सिस्टम, इफ यू आर वर्किंग इन दिस स्टाइल, यू आर वर्किंग अगेंस्ट द सिस्टम, यू आर वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सम मैनिफेस्टेड पीपल, मैंने सम पीपल। तो अब उसमें तो आपका खुला विरोध नहीं होगा, विरोध तो होगा। 200 सब इंस्पेक्टर को मैंने सस्पेंड किया, डिसमिस किया। 200, इफ आई रिमेम्बर, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर, बट हमको लगता है 100-150 एसएचओ रैंक का अफसर को मैंने डिबार किया कि अगले 10 साल तक ये थानेदार नहीं बन सकते। वो सब गाली लिखते हैं सोशल मीडिया पर, जितने को डिसमिस किया वो गाली लिखते हैं। 60 इनकाउंटर हमारे जीवन में हुए, तो जिसका भाई मारा गया, जिसका बेटा मारा गया, हमने तो कोई जात देखकर मारा नहीं, क्रिमिनल देखकर मारा नहीं, धर्म देखकर मारा नहीं। एक भी कोई बता दे कि मैंने फेक इनकाउंटर किया हो, एक भी कोई बता दे कि कोई भी आदमी में चुनौती देता हूं, बिहार में 14 करोड़ की आबादी है, एक निर्दोष आदमी खड़ा होकर कह दे 35 साल के अपने करियर में, या जितना दिन मेरा करियर एसपी से डीजी तक, कि मैंने किसी निर्दोष आदमी के ऊपर थप्पड़ चलाया। इतने सांप्रदायिक तनाव हुए इन थाउजेंड्स, 35 साल में तो हजारों ऐसे मामले हुए। हर जगह में मैंने कहीं लाठी नहीं चलवाई, मैंने कहीं गोली नहीं चलवाई, और कहीं से एक बार भी एक्सेप्शनली फेल होकर के नहीं लौटा। तो ये कैसे करते थे आप? कहते हैं लोग कि ये पहुंचने तक ही मामला पूरा सलट जाता था, ये कैसे हो? कम्युनिटी पुलिसिंग यही है, भाषण नहीं है। कम्युनिटी पुलिसिंग लेक्चर देना, भाषण देने वाले नहीं है। जब व्हेन पीपुल ट्रस्ट यू, मतलब आपको भाषण देने से नहीं होगा, पीपुल मस्ट ट्रस्ट यू दैट यू आर इम्पार्शियल। नंबर 1, you are honest, you mean business, you don't lie, you don't deceive people. अगर ये विश्वास हो जाएगा तो जादू हो जाएगा। एक थानेदार का बताता हूं, जादव नाम को, सम जादव, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम राइट नाउ। आप बताइए, वो सब इंस्पेक्टर बख्तियारपुर में था, और इसके बाद में औरंगाबाद में एक थाना में इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर था। जिस समय बिहार में एनडीए की आंधी चल रही थी, 40 में से 39 सीट जीता, विधानसभा में क्लीन स्वीप हुआ था बीजेपी और जदयू के रूप। इंडिपेंडेंट 1,12,000 रुपया चंदा करके इंडिपेंडेंट लड़के पूरी आंधी को चीर करके विधायक बन गया। अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस कास्ट लाइन उसको वोट दिया। मुनियार ने दिया, ब्राह्मण ने दिया, जादव ने दिया, कायस्थ ने दिया, मुसलमान ने दिया, हिंदू ने दिया, सब ने दिया। अदना सा सब इंस्पेक्टर एनडीए की आंधी में बड़े बड़े दिग्गज लोग हार गए, इंडिपेंडेंट जीता। पब्लिक का ट्रस्ट भाषण से नहीं जीता जा सकता। एक जमाना था जब पब्लिक ये मानती थी कि आईएएस डायरेक्ट है, ये आईपीएस डायरेक्ट है, ये ऑनेस्ट होगा, ये जनरल परसेप्शन था। अब पब्लिक मानती ही नहीं है कि कोई ऑनेस्ट है। रोज आपको प्रूव करना है। एवरी डे यू हैव टू प्रूव दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अदरवाइज जनरल परसेप्शन है एवरीबडी कर। दिस इज द जनरल परसेप्शन। तो माइंडसेट है चेंज, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो व्हेन ए सब इंस्पेक्टर कैन विन द इलेक्शन अगेंस्ट बीजेपी एंड जेडीयू कंबाइंड, इंडिपेंडेंट, बिना पार्टी के, क्या सोचते? पब्लिक आज भी खोज रही कि कोई अच्छा दिन मिले। वो ट्रस्ट कर लेगी तो जमीन से उठा के आसमान पर बैठा दे।
ऐसे लोगों का राजनीति को लोग आने नहीं देंगे। पीपल डोंट लाइक देम टू कम इनटू पॉलिटिक्स, दे वोंट अलाउ। आप क्यों नहीं आते हैं राजनीति में? हमारा टाइम अब खत्म हो गया। हम तो आने के लिए 2009 में रिजाइन किए थे, नहीं आने दिया लोगों ने। हम आने के लिए डीजीपी का पद छोड़ करके वीआरएस लिए थे, नहीं आने दिया लोगों ने। लोग नहीं चाहते हैं। देखो एक बात बता रहा हूं, हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। एक बेसिक प्रिंसिपल है राजनीति में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में कहीं भी, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एंड पर्सन, आई एम टेलिंग यू, चमचों की जरूरत है। तेज और स्वाभिमानी आदमी को कोई नेता नहीं बर्दाश्त करेगा, कोई पार्टी नहीं बर्दाश्त करेगी। नहीं आ सकते। क्या आपने पॉलिटिक्स इसलिए छोड़ी, या इसलिए, जब मैं लोगों से बात करता हूं आपके पॉलिटिकल करियर के बारे में, आपने जेडीयू ज्वाइन किया था फॉर्मली, ये अनाउंसमेंट हर जगह हुआ था, आपने वीआरएस लिया था, आपने ज्वाइन किया, ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल से उस दिन आपके छोटे बेटे का जन्मदिन भी था। आपने जेडीयू फॉर्मली ज्वाइन किया, ये सभी को पता है, लेकिन आपने जेडीयू से कभी रिजाइन किया है? रिजाइन छोड़ देते हैं, कोई आदमी मर जाता है तो क्या हो जाता है? मान लो कोई आदमी पार्टी ज्वाइन किया, मर गया, तो उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लौट करके आया, फिर अपना रेजिग्नेशन दे। मेरा वो अवतार ही, वो किरदार ही मर चुका। लेकिन इसका मतलब है कि जेडीयू के बुक्स में अभी भी आप उनके, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी कॉन्टेक्ट विद एनी पॉलिटिकल लीडर ऑफ एनी पार्टी इन द कंट्री। नोबडी कैन से, आप कहीं पता ला दिए। मैंने जब जब अपने रास्ता बदला, तब से आई डोंट हैव कॉन्टेक्ट विद एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एनी पॉलिटिकल ऑफिसर। नॉर्मली आई डोंट गिव इंटरव्यू। अभी आज ही इंडिया न्यूज से कोई आकर को जो कंफ्यूज करेगा, वो दिल्ली से मेरे कोई फोन किया था, कोई लड़की आई हुई है, तो वो इंटरव्यू करना चाहती थी, तो आई डिडंट गिव। हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। हमको अब नाम अजस नहीं कमाना है, अपना प्रचार नहीं करना है। हम बड़े महान आत्मा हैं, अब देखो हमारे जैसा तो कोई पुलिस अफसर हुआ नहीं, नहीं, हम एकदम मामूली आदमी हैं। एक बात हम ईमानदारी से कहेंगे कि हम बड़े शौक से जनता का सेवा करते थे। हमको हर चीज से ही प्रिय लगता था कि लोग हम पर विश्वास करते। क्या आपके इस इमेज का आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टीज ने फायदा उठाने की कोशिश की थी? कोई भी, ये तो बेसिक चीज है, इसमें कहने क्या बात है। कोई भी उठाता है, आपका फायदा भी उठाएगा, जहां जरूरत पड़ेगा आपको डैमेज भी कर देगा। सब बेसिक पॉलिटिक्स में चलता रहता है, तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स है, इसमें क्या नई बात। आपने एक बार कहा था कि बालाजी ने ही आपको धर्म के रास्ते पे लाया है। अभी भी मैं बोलता हूँ ये बात। अगर वापस भगवान की, देखिए हमने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया जी? हमारे पास, हमारे दिमाग में एब्सोल्युटली क्लियर था कि लाइफ के चौथे चरण में क्या करना है। 5 साल ही हमारे पास थे। मैं चाहता था कि मैं एमपी बनूं या विधायक बनूं, एक मॉडल खड़ा कर दूं, जैसा पुलिस में खड़ा किया। गरीबों के दरवाजे पर जाऊं, उनके साथ खिचड़ी खाऊं, उनके खाट पर सोऊं, उनकी बात, उनकी समस्या नोट करूं, सरकार तक पहुंचाऊं, और एक मॉडल हो जाए और सारे नेताओं पर इसका प्रेशर बन जाए। सब जो कहें विधायक ऐसा ही होना चाहिए, एमपी ऐसा ही होना चाहिए। वो अवसर हमको नहीं मिला, तो वो टाइम खत्म हो गया। तो टाइम खत्म होने के बाद तो हमको बहुत ऑफर आए। लोकसभा चुनाव के समय भी बहुत ऑफर आए, बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े पार्टियों को। बात मैं क्यों बोलूंगा? मतलब अभी भी हाँ, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा रोल बदल गया। हमारे पास टाइम, मैं जगत गुरु। मेरा सवाल वही है आपसे कि मान लीजिए कि बालाजी ने फिर आपको बोला, या आपके मन में फिर ये विचार डाला कि आपको, देखो भगवान की महिमा परंपार है, वो क्या करें किसी को नहीं मालूम। मैं अपनी बात बता सकता हूँ, भगवान की मर्जी की बात नहीं बता सकता। मैं अपनी बात है कि मेरे अंदर बिल्कुल राजनीति में जाने की कोई रंच मात अभिलाषा नहीं है, इच्छा नहीं है, कामना नहीं। अगर ये होता तो मैं पिछला चुनाव बहुत इज्जत के साथ, बहुत मजबूती के साथ, बहुत मजबूत दल के टिकट पर लड़ करके अभी लोकसभा में बैठा होता है। अब संकेत इतना ही आपको। हाँ, ये बात सही है कि तेजस्वी और तेज प्रताप को आपने गोद में खिलाया है, या आप उनको बहुत बचपन से जानते हैं? बात है, बचपन से देखता हूँ। लालू जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। हम किसी की निंदा और शिकायत करने के लिए नहीं बैठे। लालू जी से हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहते हैं।
आप सोचिए ना, मंडल कमीशन का जमाना था, बैकवर्ड फॉरवर्ड का जमाना था। उस जमाने में लोग अच्छी अच्छी पोस्टिंग के लिए तरसते थे। लालू जी ने हमको मौका नहीं दिया होता, चतरा का एसपी नहीं बनाया होता। बेगूसराय से मेरा नाम शुरू हुआ। बेगूसराय में हमने, हमारे टाइम में हमको लगता है 40 से 50 के बीच कुछ इनकाउंटर्स हुए थे। बेगूसराय उस समय का साधारण जिला नहीं था, बिहार के नक्शे में टॉप पर क्राइम इन्फ्लेशन। बेगूसराय हमको लगता है कि हमेशा से ही काफी नहीं, अब तो नॉर्मल हो गया, लाइक एनी अदर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। नाउ देयर नथिंग स्पेशल इन बेगूसराय। लेकिन उस समय तो एकदम टॉप पर था, वो जमाना ही अलग था। वहां भेजा और वहां मैंने 40 अपराधियों का मेरे टाइम में इनकाउंटर हुआ। और मैं समझता हूं कि उसमें से 80% लोग थे जो आरजेडी के समर्थक थे। लालू जी ने कभी हमको नहीं कहा क्यों मार रहे हो, लालू जी ने हमको हटाया भी नहीं। और मेरा नाम चमका तो वहीं से चमका। और पॉलिटिकल उनका जो भी है वो अलग बातें हैं, उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करती। व्यक्तिगत रूप से लालू जी ने कभी भी मुझे कोई गलत काम करने के लिए नहीं कहा, मुझ पर कोई अनुचित दबाव नहीं बनाया, एकदम ईमानदारी से। अब चूंकि मुझे झूठ बोलने का क्या है, बिल्कुल ना मुझे किसी को खुश करना है ना किसी को नाराज करना है, ना मुझे इस बात की कोई परवाह है कि कौन खुश होगा कौन नाराज। लालू जी ने व्यक्तिगत रूप से कभी मुझे गलत काम करने के लिए नहीं कहा। मुझे एक याद है, कम्युनिस्ट के एक नेता थे, उनका नाम मैं भूल गया, मर गए, वो बिहट के थे। और उनको मैंने रेल रोकने का कुछ अभियान, उसमें तोड़ फोड़ गिट्टी रेल पर चला था। मैं उस समय तो नया नया था, मुझे कुछ समझ में आता नहीं था, पॉलिटिक्स और से मैं बहुत दूर रहता था। तो मैंने उसको लेकर के बंद कर दिया। उसके लिए लालू जी के यहाँ पूरे सीपीआई के विधायक सारे जुट करके, उसमें सीपीआई के सपोर्ट से सरकार थी, आके पूरा धरना दिए कि भाई पकड़ लिए, उनको छुड़वाई। और मैंने केस कर दिया था। तो मैंने कहा सर केस हो गया, अवेलेबल नहीं, छूट नहीं सर। एक बार भी कुछ नहीं डांटा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। उन लोगों को दिया कि देखिए अब तो केस कर दिया, अवेलेबल नहीं, कोर्ट से आप लोग बेल ले लीजिए। हमको तो कुछ नहीं बोला कि आपने गलत काम किया। फॉर दैट मैटर एक बात और कहूँ, कभी नीतीश जी ने हमको गलत काम करने के लिए नहीं बोला, इनको छोड़ दो, इनको पकड़ लो, उनको डैमेज कर दो, इनको नुकसान पहुंचा दो, कभी नहीं कहा। मेरे व्यक्तिगत प्रोफेशनल काम में हमको नीतीश कुमार ने भी कभी भी नहीं कहा, कभी भी नहीं। पुलिसिंग कि ये कर दो, ये छोड़ दो, इनको पकड़ लो, इनको बता दो। लेकिन आम जनता को यही लगता है कि हमेशा से और मैंने ये काम किया भी। पहले मैं बता दूं एक बात, आप ऑन रिकॉर्ड बोल देता हूं, पूरे सर्विस कैरियर में पंचायत और गांव लेवल के नेता से लेकर राष्ट्रीय नेता तक, किसी दल के किसी स्तर के किसी नेता ने ये नहीं मुझ पर आरोप लगाया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी, कि कभी मैंने चुनाव में किसी का नुकसान करने की कोशिश की या किसी को लाभ पहुंचाने की कोशिश, कभी नहीं, किसी ने आरोप नहीं लगाया। ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे और कोई इंडिपेंडेंट हो, किसी लेवल के राष्ट्रीय स्तर से लेकर के जमीन दांव तक का किसी नेता ने कभी मुझ पर आरोप, जब सारे चुनाव में मैं फील्ड में रहा, एक भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ 35 जितने सेवा काल में कि चुनाव में मैं फील्ड में नहीं रहा, चाहे एसपी चाहे डीआई, चाहे किसी ने मुझ पर यह आरोप नहीं लगाया कि आपने उनकी मदद कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा। ये बहुत बड़ी कमाई है मेरी। क्या यही कारण था कि जब नवरूणा केस हुआ तो आपने खुद बढ़ के सामने से कहा कि मेरी भी पूछताछ होनी चाहिए? नवरूणा का केस तो बड़ा टिपिकल है, उस पर तो मेरा वो देखिएगा, वो उस पर कौन, वो तो एक लड़का वहां था, एक लड़की से उसने छेड़खानी किया, उसके पीछे पड़ा रहा। आरटीआई एप्लीकेंट, आरटीआई एप्लीकेंट था कोई। हाँ, वो अपने को कहता था आरटीआई एक्टिवेट कहता था, तो वो उसके पीछे बहुत दिन से पड़ रहा था, उसको इग्नोर करते रही। बाद में उसको चिट्ठी भेजने लगा, उसके एड्रेस पर, मुजफ्फरपुर में रहती थी, चिट्ठी भेजने लगा, सारा चिट्ठी, मैं तुमको प्यार करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मामूली आदमी शादी। उसको भी वो इग्नोर करती रही। उसके बाद उसके पीछे, उसको पीछा करने लगा ऑफिस जाकर, वो डर गई कि इस टाइप को। तब उसने एक दिन, पता नहीं कोई, हमारा नंबर तो एकदम पब्लिक था आपका। मैं लड़की को नहीं जानता, आज तक मेरा उससे कोई संपर्क नहीं है। तो वो उसने मेरे को फोन किया, उसने, मैं पटना मीटिंग में आ रहा था, फोन किया कि मैं, वो रोते हुए, एक लड़का हमको ऐसे साल भर से 1.5 साल से तंग कर रहा है, अब तो मेरा पीछा भी करने लगा है, लगता है तेजाब फेंक देगा, मैं सुसाइड कर लूंगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैंने कहा कि तू ये बता, तू कौन है? तो उसने अपना नाम बताया। हम वो लड़का कौन है? तो लड़के का नाम नहीं, मैं देख
पहचानती हूँ, नाम से नहीं जानती। तो मैंने चलते चलते कहा तू एक नंबर लिख, मैंने सीनियर एसपी का नंबर लिखवाया। हमने कहा सीनियर एसपी को फोन कर, लेकिन 10 मिनट के बाद। और मैंने, एक लड़का था राजेश जी, अभी आईजी हैं, वो आप पूछ सकते हैं, मैंने उनको फोन किया। अब बहुत तल्ख अंदाज में कहा, भाई देखो सीतामढ़ी में 2 महीना पहले घटना हुई है कि एक लड़की को लड़का छेड़खानी करता था, थानेदार ने, इंस्पेक्टर ने, डीएसपी ने, एसपी ने, किसी ने मदद नहीं की तो उसने सुसाइड कर लिया, सबको चिट्ठी में फंसा के। हम सबके यहाँ गए। तो ये मुजफ्फरपुर बड़ा सेंसिटिव जिला, अगर ये लड़की सुसाइड कर लेगी और चिट्ठी में लिख देगी कि हमने आईजी को भी फोन किया और एसपी को भी, थानेदार, किसी ने कुछ नहीं किया, पूरा मुजफ्फरपुर जल जाएगा। सीतामढ़ी में 2 महीना पहले घटना हुई थी। तो तुरंत तुम सादा में डिप्यूट करो, लड़की तुमको फोन करेगी, पता करो और वो कौन कहाँ उसको रोकता है, और सादा में अफसर उसको गिरफ्तार करो। सादा में उस लड़की ने फोन किया, डिटेल बताया, सादा में उसने टीम लगा दी, वो रेड हैंड पकड़ा गया, रेड हैंड उसको रोकते हुए। तो रेड हैंड पकड़ा गया, तो गलती सही जो हुई, अब जिसका भी डिसीजन हो, उसको गले में जूता का माला और तख्ती डालकर मैं लड़कियों को छेलता हूँ, ये उस शहर में घुमा दिया, वो जो कि कानूनी रूप से गलत है। अब जैसे भी हुआ वो हो गया। उसके बाद में ये घटना तो खत्म हो गई। ये घटना खत्म हुई, उसके बाद में इसके 2 महीने के बाद ये नौरूनाला, मोटा मोटी अब 2 महीना 2.5 महीने 3 महीने, एक लड़की गायब हो गई जिसका नाम था नौरूना। अब नौरूपा जो गायब हुई, तो उसके पिताजी हैं, वो बंगाली वहां के हैं, बंगालियों का अच्छा परिवार है वहां। तो नौरूना की एक बहन है नौरूपा, वो दिल्ली में रहती है। नौरूपा का मित्र जो है, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ नौरूपा, वो ये जिसको हम पकड़े थे, इसका अपना भाई है, चचेरा भाई, मुसेरा भाई, इसके गांव का। इसने मेरे को इश्यू बनाया कि हमारा बहुत अपमान हो गया इसे घुमाए घुमाए। तो उसने क्या किया कि वो नौरूपा के कि इस केस में तुम नौरूपा को बोलो, अपने पापा को, मम्मी को बोले कि इसमें आईजी साहब पहले तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उसका वही साजिश था। उसके बाद में उसका ड्रामा शुरू हुआ। नौरूपा जो थी, तो वो तो केस होने के 4 महीने तक कहीं उसमें किसी पर कोई आरोप नहीं था, पुलिस पर, चाहे लोकल चाहे कुछ भी। उसके बाद इसको जेल भेजने वाला घटना हुई, इसका छेड़खानी। जब ये घटना हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, ये 4 दिन तक कुछ नहीं घटा। हाँ, जब केस हो नौरूना का सॉल्व नहीं कर पाई मुजफ्फरपुर पुलिस, तो मैंने उसको सीआईडी को दे दिया। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करे, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करने लगी। इसी बीच में इसकी घटना हो गई, इसको जेल जाने वाले। अब इसने इसको ट्विस्ट कर दिया, इसमें कहो कि आईजी साहब का कुछ हाथ हो सकता है, और उसका बाप हुआ कि आईजी साहब को धरिए, आईजी साहब को धरिए। तो सरकार ने उसको दे दिया सीबीआई को। सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में इसका सीबीआई ने 8 साल इन्वेस्टिगेशन किया। मुझे जहां तक लगता है कि सैकड़ों लोगों को इंट्रोगेट किया हो गया, सैकड़ों लोगों को, सारे पुलिस अफसर को भी, जो आईओ था उसको भी, डीएसपी था उसको भी, इंस्पेक्टर था उसको भी, एसपी था उसको भी, डीआईजी था उसको भी, सबको। हम ही तो थे आईजी। तो हमने कहा हमसे भी जो पूछ लो। तो पूछताछ हुई आपसे उसमें? हाँ, हमने अपने ही ऑफर किया, बात हुई बहुत डिटेल में, हमने तो सब बता दिया। तो सीबीआई को क्लियर था सब, सारा चीज। सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में 8 साल अनुसंधान चला। वो तो मैं कहता हूं कंप्लीट ऑनर किलिंग है, उसके बाप ने मार करके उसको गाड़ दी। आप एक बात बताइए, तो उसके बहुत फैक्ट, ये उसका घर है, तो घर है तो घर के बाद नाला होता है ना, नाला, वो 3 फीट नाला है, नाला पटा हुआ है। लड़की गायब हो गई, एफआईआर हुआ। 3 महीने के बाद इसी नाला में, दरवाजा से थोड़ा दूर, मैंने ये दरवाजा है तो वहां, उसी नाला में उसकी डेड बॉडी। आप समझ रहे हैं? अब ये बताओ हमको कि जब डेड बॉडी मिली, लड़की को कोई किडनैप करके ले जाएगा, रेप करेगा, मंडी में बेच देगा, मर्डर कर देगा, मार देगा, फेंक देगा, कुछ कर देगा, यह ना करेगा।
कि लड़की को ले जा करके 3 महीना उसको, 3 महीने के बाद उसका मर्डर करके लड़की के घरे के सामने उसी के दरवाजे के नीचे ले के लाश रख देगा। शहर के बीचों बीच उसका घर है, लाश कोई ले के उसके घर में, लाश तो जहां मारेगा वहीं फेंक देगा। अगर किडनैपिंग हुई लड़की सही में और घर से गई, कोई ले जाए गई, कहीं ले जाएगी, जो उसके बाप का कहना है, तो फिर उसकी लाश उसके घर के पास क्यों मिलेगी? जहां ले जाएगा वहां मार के फेंकेगा। आप बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। लाश निकली लैंड ऑर्डर के समय, मैं अकेला नहीं गया, मैं गया, डीआईजी गया, एसपी गया, कलेक्टर गया, कमिश्नर गया, 400 फोर्स गई वहां पर। इसका दरवाजा खुलवाया जा, दरवाजा इनका बंद, पूरा शहर जुटा हुआ है, इनका दरवाजा बंद है, जिनकी लड़की की लाश मिली। हमने ही दरवाजा पीट पीट करके खुलवाया था, टेबल पर खाना खा रहे हैं लोग। जिसकी लड़की की लाश निकली है उसके माँ बाप और भाई टेबल पर खाना खा रहे हैं, नहीं खोल रहे। हम कहे भाई आपके लड़की की लाश यहां मिली है, आप पूरा शहर जमा हुआ है, यहाँ कलेक्टर, हम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी जो भी है, एसएचओ से लेकर के आईजी, मैंने हम तो आईजी थे एडिशनली, इस रैंक के सारे पदाधिकारी और हजारों पब्लिक आप दरवाजा खोलकर ये भी नहीं जिज्ञासा हुई कि हमारी लड़की की लाश नहीं, हम क्यों देखेंगे? वो हमारी लड़की की लाश हो नहीं सकती, हमारी लड़की जिंदा है, हमारी लड़की ये सब रिकॉर्ड पर है, ये अखबार में छपा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया है, वो सब रिकॉर्ड पर है, जितना बात बोल रहा हूं रिकॉर्ड पर है। भाई हमारी लड़की अगर किडनैप हुई है और ये हल्ला हो गया कि हमारे दरवाजे के पास लाश निकली है, तो हमारी जेन्युइन क्यूरियोसिटी हुई कि एक बार हम देख लें कि हमारी लड़की है कि नहीं है, कि कुत्ता बिल्ली का लाश तो नहीं है, कि आदमी का है, इंसान का है, कौन है, सड़ा हुआ है, जिंदा है, ताजा है, हमारी लड़की है, एक जनरल क्यूरियोसिटी होगी कि नहीं? बिल्कुल। हम कैसे दरवाजा बंद करके खाना कैसे हमको घोटाएगा भाई? कैसे, हाउ कैन, एकदम एबनॉर्मल चीज है, कैसे खाना घोटाएगा? ये सब बात मैंने बताया। और वहां से वो कहता है कि नहीं कोई कुत्ता बिल्ली मार के फेंक देगा, हम मान लेंगे हमारी लड़की की लाश है, जिंदा है, वो रिकॉर्ड पर, वो जिंदा है, उसका लाश हो ही नहीं सकता। उसका डीएनए टेस्ट कराया गया, वो डीएनए टेस्ट के लिए देने के लिए तैयार नहीं, हम डीएनए टेस्ट नहीं कराएंगे, लड़की का डीएनए मिलेगी नहीं। तो पहले तो ये जांच हुआ कि लड़की का लाश है, लेबोरेटरी से, मेल फीमेल के बोन में अंतर होता है, डेंसिटी में फर्क होता है, और ये भी पता चल गया कि 15 साल के नीचे की लड़की का लाश है। अब वो 4 महीने के अंदर पूरे जिले से कोई उस एज की लड़की गायब ही नहीं हुई, एक ही लड़की गायब हुई जिसका नाम है नौरूना, 15 साल के नीचे की, और वो निकल रहा है कि 15 साल से कम उम्र की फीमेल की लाश है। तो 99% तो ये माना जाएगा ना कि नौरूना की ही होगी। 100% श्योर करने के लिए कहा गया कि डीएनए टेस्ट करा लो। महाराज पूरी ताकत लगा ली, जिला पुलिस नहीं कराया, तब सीआईडी को केस दिया गया 3 महीने के बाद। भाई आप लोग करिए, पूरी सीआईडी ताकत लगा ली, डीएनए टेस्ट कराओ कराओ, नहीं तैयार। कोर्ट ने आदेश किया, कोर्ट ने, रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं आपको, माइक पर, कोर्ट में जज ने आदेश किया भाई डीएनए टेस्ट में सहयोग करिए। विधानसभा में सुशील मोदी जी थे, वो बोले कि सहयोग करना चाहिए अनुसंधान में। अब डीएनए टेस्ट करने से कौन डर रहोगे? कहने डीएनए टेस्ट कराओगे। रात में सीबीआई ने उसको किया, एस्टेब्लिश किया, उसी की लाश थी। वो ऑनर किलिंग का मामला है, क्लियर। सीबीआई उसमें जस्टिस नहीं कर पाई, मैं संतुष्ट नहीं हूं। उसमें उसके बाप को, मां को जेल जाना चाहिए था, वो क्लियर पर ऑनर किलिंग का केस था। उसमें इनोसेंट दर्जनों आदमी को जेल भेज दी, किसी पर चार्जशीट नहीं हो पाया, किसी पर एविडेंस नहीं हो पाया, प्रेशर में आ गए। सीबीआई का ऑफिसर जाकर कहता था कि हम सुसाइड कर लो, सारे अफसर से परेशान थे। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, अभी उनकी पुण्यतिथि है 14 तारीख को, आपका नजरिया क्या रहा उस केस? देखिए, आप पूरा उस केस को पढ़िएगा और पूरा मेरे पहले का इंटरव्यू देखिएगा। हमने कभी ये नहीं कहा कि सुशांत सिंह का मर्डर ही हुआ है। कहीं भी मेरे स्टेटमेंट में, डिबेट में, कहीं भी आप निकाल कर देखिएगा, हजारों, हमारे सैकड़ों होंगे वीडियो, मैंने कभी नहीं कहा। हुआ क्या, सुशांत की रहस्यमय मृत्यु हुई, उसको ऐसे ही ना कहेंगे? जी बिल्कुल।
रहस्यमय मृत्यु हुई तो जिस दिन ये समाचार आया कि सुशांत का, ये आप जानिए, पहले तो ये जानिए कि सुशांत की मृत्यु के 20 दिन तक ये मामला पूरी तरह आउट ऑफ न्यूज हो गया। वहां छपा बम्बई में, यहाँ भी लोग जाना, लेकिन ये मामला पूरी तरह से आउट ऑफ न्यूज। सुशांत की डेथ का कोई सुध लेने के लिए कोई इशू नहीं बना, इशू नहीं बना। एक छोटा सा न्यूज निकला, खत्म हो गया। और इसको इशू बनाना क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था कि ये बहुत ही डिस्प्यूटेड, डाउटेड, माने बहुत ही मिस्टीरियस केस था। कोई वीआईपी का नेचुरल डेथ इज ए डिफरेंट थिंग, आपको हार्ट अटैक हुआ, आप मर गए। मिस्टीरियस जहां लग गया, अब वीआईपी, वो वीआईपी था। वीआईपी इस अर्थ में था कि करोड़ों दिल में वो बसता था। हीरो होते ही हैं, अच्छे हो बुरे हो, व्यक्तिगत लाइफ में उससे मतलब नहीं है। सलमान खान वीआईपी है, आमिर खान वीआईपी है, अमिताभ बच्चन वीआईपी हैं, सब वीआईपी हैं। जितने स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, वीआईपी हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत बिहार ही के लिए नहीं, बिहार के बाहर के लोगों के लिए भी था। अगर उसका मिस्टीरियस डेथ हुआ तो वहां एफआईआर नहीं हुआ, वहां एक एंट्री हुई। हम लोग उसको कहते हैं यूडी केस, अननेचुरल डेथ का केस बोलते हैं। मैंने मुंबई पुलिस ने मान लिया कि फांसी लगा के मर गया। आप समझ बात? बिल्कुल। जब उसके पिताजी ने आकर के मेरे यहां पूरी कहानी बताई, जैसे भी कि ये है, अब तो उतना डिटेल उनको मालूम है, ये पूरा सस्पेक्टेड है, ऐसे है, वैसे है, उसका ये मामला था, वो मामला था, ऐसे है, ऐसे है, हमको विश्वास है कि इसमें कुछ फाउल पे है, उसका ये नेचुरल केस नहीं। तो वो जो, हाँ, तो पहले मैं जब मिला, मैंने पहले परमवीर सिंह को फोन किया, और उन्होंने आपका, परमवीर सिंह ने आपका फोन शायद उस समय वो नहीं उठा रहे थे। उस समय नहीं उठाया तो मैसेज दिया हमसे कि भाई अननोन कॉल नहीं उठाते होंगे। मैंने मैसेज दिया कि मैं बिहार का डीजीपी आपको फोन कर रहा हूं, ये मेरा नंबर है, आप उठाइए, बात करिए, सुशांत सिंह वाले मामले में हमको बात करना है। मैसेज का जवाब देना चाहिए कि नहीं? बोलिए। बिल्कुल नहीं दिया। इसके बाद मैंने डीजीपी को लगाया, बहुत अच्छे आदमी, डीजीपी ने भी उसका कोई जवाब नहीं दिया, न मैसेज का जवाब दिया, कॉल। फिर हमारे मित्र हैं को, हम अमीर सुमान जो चीफ सेक्रेटरी थे उस समय, होम कमिश्नर, उन्होंने कहा कि मैं, आप अपने काउंटर पार्ट से बात करिए। उन्होंने फोन किया, उनके काउंटर पार्ट ने उनका फोन नहीं रिसीव किया, पूरा कम्युनिकेशन ठप हो गया। तो एफआईआर करके, जब एफआईआर आप कर लेंगे तो उसको लॉजिकल एंड तक आपको पहुंचाना पड़ेगा। ये एक लीगल प्रोसीजर है। हाँ। आप या तो फाइनल हो गया या चार्जशीट होगा, कुछ कंक्लूड करना पड़ेगा। तो एफआईआर जब हमने कर लिया तो हमको तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। टीम भेजा, तो इस पर 20 दिन डिबेट चला कि महाराष्ट्र की घटना का एफआईआर बिहार में कैसे हो जाएगा। एक से एक एडवोकेट और लॉ के एक्सपर्ट बैठे उधर से, मैं अकेला इधर से, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं, मैंने कोई वकील नहीं बैठाया, मैंने कोई विधि विशेषज्ञ नहीं बैठाया, मैं कानून की किताब पढ़ पढ़ करके पॉइंट निकाल करके अकेले सबसे बहस करता था कि ये पॉइंट है, विशेष परिस्थिति में यहाँ पर हो सकता है मुकदमा। वो लॉ का पॉइंट में डिस्कस करता था, वो सब नहीं करूंगा यहाँ टेक्निकल, ठीक है। तो मैंने वो सब, यार डिबेट चलता रहा। अंत में वो लोग गए कोर्ट में, हमको अनुसंधान, हमारे तो अफसरों को बहुत तंग किया, अनुसंधान नहीं करने दिया। तो मैंने एक आईपीएस अफसर को भेजा कि थोड़ा जरा लाइजनिंग करेगा, समझाएगा लोगों को, भाई आप क्या अनुसंधान किए हैं बताइए, नहीं तो हमको करने दीजिए। ये गया तो इसको क्वारंटीन कर लिया लोगों ने, हाउस अरेस्ट कर लिया, घर से निकल नहीं सकते, अनुसंधान कर नहीं सकते। और अपने गए लोग कोर्ट में कि देखिए बिहार पुलिस क्या जुलुम कर रही है, महाराष्ट्र का मामला है, बिहार में केस कर रही है और आउट ऑफ वे जाकर इन्वेस्टिगेशन करने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट वो गए ना, हम नहीं ना गए। आपके जब ये ऑफिसर क्वारंटीन में थे तो उन्होंने बताया कि उनको कुछ, उनसे कोई कम्युनिकेशन चल रही थी? हाँ, उसका फोन चल रहा था निरंतर, मैं कम्युनिकेशन में था। मुंबई पुलिस उनसे टच में थी? मुंबई पुलिस नहीं, उसको बंद कर दिया था। तो हाथ वो बजाते, मोहर लगा के कि आप क्वारंटाइन है, आप निकल नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और ये हड़बड़ी क्यों थी मुंबई पुलिस का? यही सवाल तो पूरी दुनिया देख रही थी ना। अब तो मैं बाहर जाता हूँ विदेशों में, पूछते हैं लोग, पूरी दुनिया,
उनका एक्शन इतना मिस्टीरियस था जिसने डाउट क्रिएट किया। तो अब जब क्लोजर रिपोर्ट आया तो आप उसे संतुष्ट थे या? देखिए, मैं उस समय भी कहता, अभी भी कहता हूं, जब उन्होंने कर दिया तब मैंने मुंबई पुलिस के खिलाफ बोलना शुरू किया। हम बताते हैं उस मैंने अननेचुरल डेथ का केस हो, सुसाइड का केस हो या प्लान मर्डर का केस हो, इसके बारे में अभी भी हम नहीं श्योर, लेकिन एक बात के लिए हम जरूर श्योर हैं कि जिस स्थिति में सीबीआई ने टेक ओवर किया केस, उसको सीबीआई में तो हम ही नहीं केस दिया ना भाई, अपने मुख्यमंत्री जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहकर मैंने ही सीबीआई को दिलवाया था ना। उस पर भी उनका ऑब्जेक्शन था। बिहार पुलिस या बिहार सरकार कैसे सीबीआई को केस दे सकती है? मामला महाराष्ट्र का है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं सुना। पर ऑफिसर को जो क्वारंटाइन की हो, पहले तो उसको छोड़ो, तब वो छोड़ा हो। अब बोला कि हमको तो कुछ नहीं, कोई स्ट्रिक्चर नहीं ना पास किया हमारे खिलाफ, तो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोला। बोले हाँ ठीक है, केस किया है ना, ठीक है, सीबीआई ही करेगी। मान लिया सीबीआई ही करेगी वो इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सीबीआई ने जिस स्टेज में केस को टेकअप किया, तब तक बचा क्या था? कौन साक्ष्य वहां बचा था? क्या आपको लगता है कि अगर सुशांत एक बड़े बॉलीवुड परिवार का होता तो इस केस को एक डिफरेंट एंगल से या डिफरेंट तरीके से अप्रोच करती पुलिस? सुशांत का पैरवी करने वाला कौन था? कौन था? अकेला में लड़ा और देश की जनता थी। आप बताइए ना कौन बड़ा आदमी खड़ा हुआ सुशांत के लिए? लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बताया कि बॉलीवुड से कई लोग थे जिन्होंने आपको पर्सनली बोला कि आप आइए बॉम्बे, आप इसका इन्वेस्टिगेशन करिए, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए। बहुत लोगों ने फोन किया, कोई सामने नहीं आया, कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं था। हम चढ़ जा बेटा सूली पर, तो हम चढ़ गए सूली पर। हम ये कहते थे कि भाई फेयर इन्वेस्टिगेशन करो। तुमने 50-50 आदमी को इंट्रोगेट किया है, क्या इंट्रोगेट किया, क्या सवाल पूछा, क्या उसका नतीजा, क्या जवाब दिया, ये तो बताओगे ना भाई। तुम जान गए कि इतना चर्चित केस हो गया, पूरे देश की इस पर नजर है, पूरी मीडिया इसी को चला रहे महीनों से, तुमको हर रोज प्रोग्रेस बताना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो पूरा मिस्टीरियस आप हमारे पुलिस को खदेड़ रहे हैं, कुछ करने नहीं दे रहे हैं, आप अपने कुछ कर नहीं रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, उल्टा सीधा अपने नेताओं को बैठा करके गाली दिलवा रहे हैं। वहां से सरकार के डिफेंस में नेता आ गए, पुलिस के डिफेंस, नाम क्या मैं लूं, एमपी आ गए, मंत्री आ गए, मैं अकेला हूं यहां तो मैं अकेला लड़ा। मेरे तरफ से तो, मेरी सरकार का तो कोई मंत्री नहीं ना बोला। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट वर्सेस डीजीपी बिहार होगी लड़ाई, जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट वर्सेस बिहार गवर्नमेंट भी नहीं थी, ये केवल बिहार पुलिस वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस थी। लेकिन गवर्नमेंट वहां इन्वॉल्व हो गई। अब देखिए कितना निकाल के देखिए, वहां के एमपी और मंत्री कितना बोल रहे हैं। हम यही कहते थे कि फेयर इन्वेस्टिगेशन कर दो, जनता को विश्वास दिला दो कुछ कर रहे हो फेयर है। हम ये नहीं कह रहे कि मर्डर है, मर्डर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तुम फेयर एकदम स्पष्ट कर दो, क्रिस्टल क्लियर कर दो, जनता को विश्वास दिला दो कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। तुम खुद भी कुछ नहीं कर रहे हो, हमको भी नहीं करने दे रहे हो। अब सीबीआई कर रही है तो उस पर भी तुम तमाशा कर रहे हो। मेरा तो पूरा विश्वास है कि जो भी हो, मर्डर हो, सुसाइड हो, जो भी हो, लेकिन साक्ष्य के साथ जबरदस्त छेड़छाड़ करने का समय तो मिल गया। तो सीबीआई क्या करेगी भाई? कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट, कोई कोर्ट क्या करेगा? साक्ष्य के आधार पर सजा देगा ना किसी को। कोई सीबीआई हो चाहे जो भी एजेंसी हो, उसका क्या दोष है? साक्ष्य मिलेगा तब नो चार्जशीट करेगी, और साक्ष्य ही सब खत्म है तो कैसे चार्जशीट होगा? चार्जशीट तो एविडेंस पर होता है। इसलिए सीबीआई ने जो किया अच्छा ही किया, उचित ही किया। सुशांत के अलावा एक बहुत जबरदस्त कैंपेन में आपने काम किया था। बिहार में जब शराबबंदी लागू हुई थी तो आपने एक नारा दिया था, नशा मुक्त हो बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आप खुद भी काफी पूरे राज्य में सैकड़ों सभाएं मैंने की, राज्य भर के कोई माननीय मुख्यमंत्री। एक बात आप जानिए, मुझे एक बात कहने में संकोच नहीं है, ऑन रिकॉर्ड में हृदय से बोल रहा हूं, बिहार में एक आदमी अगर सच में हृदय से चाहता था कि शराबबंदी सफल हो जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। पर क्या सफल? और दूसरा मैं था।
वो हृदय से चाहते थे कि शराबबंदी सफल हो जाए, इतना क्लोज मॉनिटरिंग करते थे, इतना मीटिंग करते थे, और इतना उन्होंने ही मुझे को आदेश दिया था कि आपकी बात जनता सुनती है, आपकी बात लोग सुनते हैं, आपके बोलने का असर हो। 1 रुपए का बजट हमको बिहार सरकार ने नहीं दिया। इस पर शोध होना चाहिए, इस शोध का विषय, इस पर तो मीडिया का किसी का ध्यान नहीं जाता है। हमने मांगा भी नहीं, हम मांगते तो मुख्यमंत्री कुछ भी देते, क्योंकि उनके प्राइम एजेंडे में था शराबबंदी। हमने मांगा नहीं, और सैकड़ों सभाएं की, कहां से टेंट आ जाता था, कहां से पंडाल लग जाता था, कहां से कुर्सियां आ जाती थी, और कहां से इतनी भारी संख्या में लोग आ जाते थे। इस पर कोई शोध क्यों नहीं करता? मैं अकेला करता था, अकेला। क्या वो लोग पैसे देकर बुलाए जाते थे? क्या उन लोगों के घरों में वाहन भेज करके बुलाया जाता था? ये हजारों हजार लोग कहां से? वो टेंट का पैसा कौन देता था? टेंट कौन लगाता था? स्टेज कौन लगाता था? माइक कौन लगाता था? और लोग कहां से आ जाते थे? आंख खोलने वाली चीज है, सब जनता करती थी। 2025 में जो इलेक्शन है उसमें जितने भी लोग अब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जो कि जेडीयू से या बीजेपी से नहीं है, वो ये कहते हैं कि शराबबंदी को वो तुरंत हटा देंगे। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूं, हटाना सॉल्यूशन नहीं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानिएगा तो शराब या कोई नशा हो, उससे आदमी का नैतिक पतन होता है, सामाजिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, और आध्यात्मिक पतन होता है। ये मैं व्यक्तिगत, मैं इस भाव से जुड़ा था। शराब पीने से, नशा सेवन करने से आदमी का नैतिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, धार्मिक आध्यात्मिक पतन होता है। आदमी जानवर बन जाता है। जितने बड़े बड़े अपराध हुए हैं आप जानिए कि नशे में होते हैं। आप सोचिए ना, एक आदमी की, मैंने बड़े बड़े जनसंहार देखे साहब, मैंने सिनारी भी देखा, मैंने बातों भी अपनी आंखों से देखा है। 40-40 आदमी को जमीन पर सुला करके घणासा से उसकी गर्दन को काट दीजिएगा आप, आपको 100 करोड़ रुपया कोई देगा, कहेगा 5 आदमी की गर्दन पर आप जिंदा आदमी को कि फरसा चलाइए, इसकी उंगली काट दीजिए, आत्मा हिल जाएगी, नहीं काट पाइएगा। आप 3 साल 5 साल के लड़के साथ बलात्कार कर लीजिएगा, कितनों आप कामी हो, कितनों गिरे हुए, तो शराब और ड्रग का ही असर है। ऐसे ऐसे नरसंहार, ऐसे बातें में क्या हुआ मार, आप बताइए। अपनी आंखों से सबसे पहले पहुंचने वाला मैं था। इतना बड़ा नरसंहार मैं नहीं समझता हूं कि कहीं बिहार में कभी हुआ होगा, भगवान न करे आगे हो। 60-60 आदमी, 70-70 आदमी की लाश की, औरत से लेकर जिस औरत के पेट में बच्चा, उसको भी राइफल से गोली मारा गया है। 34 लाशें मैंने गिनी थी। इसके बाद मैं अकेला पहुंचा था 4 सिपाही लेकर के। मैं औरंगाबाद का एसपी था, पूरा कम्युनिकेशन जहानाबाद से ठप था। मुझे वायरलेस पर खबर हुआ है जहानाबाद के बातें में कुछ हुआ है, क्या हुआ है मुख्यालय को भी नहीं पता, तुम जाकर देखो। और मैं दाऊद नगर में इंस्पेक्शन करने के लिए हमें 4 फोर्स लिया, उनका जानते हैं। गांव में घुस गए, गांव में कोई नहीं था, जो बच गए थे सब गांव छोड़ कर भाग गए थे, खाली कुत्ते भूख। गिनते गिनते 1 घंटा में 34 लाशें मैंने गिन ली। उसके बाद तो मैं ही बेहोश होने लगा। तब मैंने खबर किया कि यहाँ बहुत बड़ा 34 तो मैंने गिन लिए हैं, लेकिन कितने हैं कुछ पता नहीं है। सवेरे तो 4 बजे भोर तक होते होते कम से कम 500 मीडिया के लोग, अब हजारों फोर्स, कलेक्टर, कमिश्नर, कौन नहीं पहुंच गया, 50 दल के नेता, और कौन नहीं पहुंच गया। पता है, ये नॉर्मल आदमी कर सकता है। शराबबंदी का निर्णय बहुत अच्छा था। जो पॉलिटिकल पार्टी लोग कहते हैं कि हटा देना चाहिए, इसलिए कह देते हैं कि शराबबंदी फेल हो गई। शराबबंदी क्यों फेल हुई? सिस्टम ने फेल कर दिया। ये रिकॉर्ड पर अखबारों में छपा है। थानेदारों ने, चौकीदारों ने, सामाजिक लोगों ने, मतलब कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, माफियाओं ने फेल कर दिया। और जो राजस्व का नुकसान होता है वो क्या ठीक है शराबबंदी के वजह से? अगर ये सफल हो जाती, आप माने कोई चीज, माने हमारा बेटा नालायक होगा तो उसको काट देंगे, मार देना उसको जार दे करके, ये सॉल्यूशन है कि उसको सुधार करना सॉल्यूशन? सुधार करना सॉल्यूशन है ना। तो शराब से फायदा है कि नुकसान? गांव गांव में झगड़े मारे, कितनी औरतें मार खा खा करके घरों में रहती हैं, हम देखे अपने गांव में, देखते हैं हमारे। शराब पीना किसी भी एंगल से इसकी एडवोकेसी आप नहीं कर सकते। ड्रग लेना, हीरोइन, क्या बोलते हैं,
ये सब नशा लेना, ड्रग लेना, शराब पीना, ये कोई फायदे की चीज है ही नहीं, न स्वास्थ्य के लिए, न धन के लिए, न प्रतिष्ठा के लिए, किसी तरह से। सारी ताकत लगानी चाहिए कि इसको कैसे सफल, इसके लोग जागृति फैलानी चाहिए। ट्यून नहीं किया, पुलिस ने इसको अवैध कमाई का धनवा, जहानाबाद जैसा जिला, जहानाबाद होनी, कोयला बेचने में जितनी कमाई उतना शराब बेचने में कमाई होने लगी। हमारा रिकॉर्ड पर है कि चौकीदारों थानेदारों ने फेल कर दिया शराब पीते। लेकिन जो अब नीतीश कुमार की नीयत इस मामले में बिल्कुल साफ थी। वो चाहते थे लेकिन सिस्टम ने उनको फेल कर दिया। तो इसका बड़ा हमको भी दुख है शराबबंदी पर। मैंने बहुत कोशिश की, जन जागरण जागृति फैलाने का बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। बहुत कुछ हुआ, होता सस्टेन्ड अगर प्रकार चलता रहता तो चेंज करता है, उसमें पेशेंस की जरूरत है। ये नहीं कि छोड़ दीजिए, फेल हो गई, छोड़ दिए, हटा लीजिए। आपने जब अपनी नौकरी में आपने काफी वायलेंस देखा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप जब बात करते हैं मैसेकर की, आप जब बात करते हैं वायलेंस, आंखों से देखा हुआ है, सो बता रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी ने कैसे आपको हेल्प किया हील करने में? नहीं तो पागल हो जाएगा। जिस तरह तक जितने उतार चढ़ाव हमने देखे हैं जीवन में, जितने धक्के खाए हैं, जितने तरह तरह के ठोकर खाए हैं, जितनी तरह की समस्याओं को देखा है, लेकिन ईश्वर में आस्था और जनता का विश्वास ही हमको जिंदा बचाए रखा। कितना प्रसन्न होगा आदमी, तुम्हारे दंगा की स्थिति है, 10,000 आदमी इधर, 20,000 आदमी इधर, और बीच में 50 फीट की दूरी, उधर अल्लाह अकबर हो रहा है, इधर जय हनुमान जी की हो रहा है, और हथियारों से लैस आदमी, और उसमें हम अकेला जाकर बीच में कूद जाते हैं, बोलते हैं मैं अपना नाम बताता हूं, हिंदू उठा जाओ, मुसलमान उठा, भीड़ टिक जाती है। तो उसका सेटिस्फैक्शन जो होता है, जो आत्मसुख मिलता है कि मैंने हजारों लोगों की जान बचाई, क्या उसको कोई पैसा से कोई तोलेगा? धर्म राजनीति को बेहतर बना सकती है? धर्म से ही राजनीति बेहतर बनेगी, बिना धर्म के तो राजनीति हो ही रही है। लेकिन धर्म का मतलब वो समझना पड़ेगा, सबका मंगल, सबका कल्याण, ये है धर्म। कभी आपको अपने नौकरी में ये लगा कि करप्शन आप पर हावी हो रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करप्ट हुए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको लगा कि सिस्टम का जो करप्शन है वो आपके डिसीजंस पे हावी हो रहा है? देखिए, एक बात हम बता देते हैं आपको जी, स्पष्ट, ये जो लोग बोलते हैं ना कि सिस्टम करप्ट है इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं या करते नहीं, ये एकदम झूठ बोलते हैं। जैसे आप आईपीएस अफसर किसी पोजीशन में है, चाहे आप थानेदार हो तो, चाहे एसपी हो तो, चाहे डीजीपी हो, 99% केस में आप जस्टिस कर सकते हैं, पर आप करते नहीं हैं। आप नहीं करते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण। मैंने आज तक कोई नेता नहीं देखा कि डकैत पकड़ाया हो कहे कि एसपी साहब इसको छोड़ दीजिए। मर्डर किया हो, आप डायरेक्ट एविडेंस हो, कोई नेता किसी पार्टी बोले कि ना मर्डर किया, इसको बचा दिए। नेता अपने लोग पैरवी करते हैं, उनका काम है, पब्लिक का प्रेशर है। मोस्टली आप समझिए कुछ जेन्युइन ग्रीवांस लेकर के आते हैं, कुछ ही लोग हैं कि जो उल्टा सीधा पैरवी करते हैं। हम अपनी कमजोरी के कारण जस्टिस नहीं करते हैं। एक एक थाना में, एक एक जिले में महीने में ऑन एवरेज 500 से 1000 केसेस की रिपोर्टिंग है। 500 कितने केस में नेता ने आपको जस्टिस करने से रोक दिया? अरे जस्टिस नहीं होने देता है आपका आईओ, जस्टिस नहीं होने देता है आपका थानेदार, जस्टिस नहीं होने देता है आपका इंस्पेक्टर, जस्टिस नहीं होने देता है डीएसपी, एसपी, ऊपर के हमारे जैसे लोग, हम नहीं जस्टिस होने देते हैं। किसी केस में आपका मर्डर केस में नाम चल पड़ जाए, आपके पास 2 ही तरीका है बचने का, पैसा नहीं तो पैरवी। न पैसा है न पैरवी है तो आप 50 सीट होना है पक्का। इनोसेंट हो चाहे कुछ हो, पुलिस में कुछ नहीं करे। क्या अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाना? इस मामले में तो हम बहुत कठोर हैं। मैं तो मानता हूं कि जो समाज को अशांत करता है, चोरी करता है, अत्याचार करता है, बलात्कार करता है, रंगदारी टैक्स लेता है, पूरी जनता की शांति, उस पर बम गिरा देना चाहिए। बुलडोजर की क्या बात, अभी तो बड़ी कड़वी बात हो जाएगी। हम तो बम गिराने के भी पक्ष में हैं, बम गिरा के ध्वस्त करो, बुलडोजर तो उससे छोटा हो। अभी मेरा कड़ा है, लेकिन अब ये बात अलग है कि कानून आपको इसकी अनुमति नहीं देगा, सिस्टम ये करने नहीं देगा,
ये व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं तो हम तो बम गिनाना। हमने जियो ने किसी क्रिमिनल से कोई समझौता नहीं किया। ये कोई माई का लाल मिले तो आप कोई नेता चाहे कोई कि ये क्रिमिनल पकड़ाया था, इसको मैंने छुड़वा दिया, ये एसपी थे तो या डीआईजी थे तो या आईजी थे तो, या मैंने केस में इनसे मदद ले लिया छुड़वा दिया, ऐसा एक भी उदाहरण मैंने दोबारा पलट के आएंगे। क्या घरों पर बुलडोजर चलाने से अपराधियों के और उनको एनकाउंटर पे मारने से अपराध आपको लगता है कि बिहार में कम होगा? नहीं, अपराध कम होने का मतलब ये अस्थाई, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। कुर्की जब्ती का इम्पैक्ट होता है हमारा, एक बढ़िया से कुर्की, मर्डर केस में कोई मर्डर करके फरार है, एक कुर्की जब्ती अगर बढ़िया से कर दीजिएगा उस इलाके में 10 साल तक अपराध रुक जाएगा। उठा ईट ईट घर का पूरा, खिड़की दीवारी ईट ईट पूरा, और उसका जितना खेत है मुभेबुल वो सारी प्रॉपर्टी को सीज कर देंगे, क्राइम रुकेगा, एकदम रुकेगा। क्राइम इसलिए नहीं रुकता है कि आज लोगों के मन में विश्वास है कि हमारे पास पैसा है, परिधि है, तो हम इसको मैनेज कर लेंगे। पुलिस नहीं मैनेज होगी, थंडर नहीं मैनेज होगा तो डीएसपी मैनेज होगा, डीएसपी नहीं मैनेज होगा तो एसपी मैनेज होगा, एसपी नहीं मैनेज होगा तो डीजीपी मैनेज होगा, मंत्री मैनेज होगा, वो भी नहीं मैनेज होगा तो कोर्ट से मैनेज कर ले। क्या जनता को पुलिस से डरना चाहिए? जनता जिस दिन जिस पुलिस अफसर से डर गई उसको उसने फेल कर दिया। जनता जिस पुलिस अफसर से डर गई इसका मतलब उसने, जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया। अपराधी डरे, चोर डरे, क्रिमिनल डरे, बलात्कारी डरे, भ्रष्टाचारी डरे, वो डरे जो अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, पापाचार करते हैं, शोषण करते हैं, जुल्म करते हैं। जनता जिस पुलिस अफसर डर गई तो फेल कर दिया, फेल है। पुलिस का काम जनता को डराना नहीं है, अपराधियों को डराना है। जनता को डरा देता तो यही तो हो रहा है उल्टा, अपराधी नहीं डर रहे हैं, जनता डर रही, सिस्टम फेल। क्या यही कारण है कि बिहार में अपराध नहीं कम? बिहार की बात नहीं है, पूरे देश की बात कर रहा, हर जगह की बात है। ये देख लीजिए वेस्ट बंगाल में क्या स्थिति है, बिहार की पुलिस अभी बहुत अच्छी है तमाम जातों बात। कैसे मैं बता रहा हूं, महाराज जब गंगा छिड़ता है 8-8 दिन हम लोग चूड़ा गुड़ बांधकर सिपाही को देते हैं, खाना नहीं खिला सकते, ये फैक्ट है। 1-1 महीने तक पेट्रोलिंग चलती है, दंगा हो जाता है या दंगा की स्थिति रहती हो, चूड़ा गुड़ खा खा करके फांक फांक करके 1-1 महीना ड्यूटी कर लेता है। कौन स्टेट की पुलिस कर लेगी बताइए? सोने का कोई व्यवस्था नहीं है, जमीन पर ऐसे लेट करके सो जाता है, रात जरूरत नहीं करता है, और चूड़ा गुड़ खा करके पानी, बोतल का पानी भी नहीं देते हम लोग, कहीं नाला का, कहीं कुआं का, कहीं चापाकल अपने खोल कर पुल कर लेता है। दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस को जो सुविधा है बिहार पुलिस को है। और एक बात और आप जान जाइए, बिहार पुलिस पर कम्युनल माने सांप्रदायिक होने का आरोप नहीं है, एकदम फेयर काम करती है, ये आप जानिए। कहीं आप नहीं सुनिएगा कि बिहार पुलिस ने मतलब किसी समुदाय विशेष को मदद कर दिया और दूसरे समुदाय के लोगों को मार दिया, ये नहीं कर। क्या आप नीतीश कुमार जी से अभी भी टच में हैं? नहीं, मैं वो किसी भी, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, हम इतना क्लोज रहे हैं, इतना काम किए हैं, तो यही संबंध है। बाकी मैं किसी भी नेता से मिला ही नहीं नौकरी से पलटने के बाद, किसी दल के किसी राजनीतिक नेता से न मिला हूं, न मैंने फोन से बात किया है, न मैं करता हूं किसी से नहीं। प्रशासनिक अधिकारी वो तो कोशिश करते होंगे वो लोग आपसे बात करने की, जिससे बहुत व्यक्तिगत संबंध है उसकी बात अलग है, लेकिन मैं किसी से मिलता नहीं, बात नहीं, मेरी कोई रुचि भी नहीं उसमें, नहीं, मेरा अलग अलग काम है, उन लोगों का अलग काम है मेरा। ये मनीष कश्यप जी की जो अभी पिटाई हुई थी पीएमसीएच में, उसमें काफी अच्छा तंज कसा था आपने। नहीं, वो ऐसा है, मनीष कश्यप अच्छे हैं, बुरे हैं, इस पार्टी के हैं, उस पार्टी के, कोई मनीष कश्यप से मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं, न मैं उनके घर गया हूं, न मैं हमारे घर आया, न मेरी कोई बात होती है, कोई संबंध नहीं। मेरा सिर्फ एक कहना है, एक आदमी आपके यहां जाता है अपने काम के लिए या किसी भी मरीज के लिए, ठीक है, वो आपके यहां जाता है, अब उसका मेन सुइया देखिए, वो कोई गुंडों की फौज लेकर नहीं गया है, कोई डंडा लेकर नहीं गया है, पिस्तौल लेकर नहीं गया है, बम लेकर के नहीं गया है, जमात बना करके नहीं गया है, कोई बवाल करने के इंटेंशन से जाएगा तो जमात लेकर के जाएगा, कुछ हथियार लेकर जाएगा। वो गया हो, डॉक्टर से बात हुई हो सकता है अभद्रता से बात किया हो, चिल्ला के बात किया हो, रोब में बात किया हो,
मारा तो नहीं ना, हाथ नहीं उठाया ना। मनीष कश्यप छोड़ दीजिए, ABCD मनीष कश्यप हो, चाहे परमवीर यादव हो, चाहे अफ्ताब अहमद हो, कोई ABC, मनीष से मतलब नहीं हमको। कोई आदमी गया किसी पेशेंट के लिए, उसके इलाज में कोई त्रुटि देखी, वो डॉक्टर से उसने चिल्ला चिल्ला कर बात किया, डॉक्टर को उसने हाथ उठा दिया होता तो इसको खूब थूर करके पीटते लोग, हम कभी कुछ नहीं बोलते। चिल्लाया होगा, डांटा होगा, बोला होगा हम कंप्लेन करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे, अब ये करेंगे, यही ना बोला होगा। आप तो डॉक्टर हैं साहब, तो कोई अगर किसी के पैरवी गया, अव्यवस्था पर अगर आवाज उठाया, आवाज में उसकी तलखी थी, ऊंचाई से बोला होगा, यही ना हुआ होगा, यही हुआ भी। तो आप तो डॉक्टर हैं, कम्युनिटी है बहुत रिस्पेक्टेड, आप 200 की संख्या में जुट करके उसका कुटाई करिएगा। उसने जो भी किया, मार दिया होता डॉक्टर को, आप कूदते, वो भी नहीं करना है। कोई हमारी बहन के साथ बलात्कार करेगा तो ये कानून नहीं कि हम भी उसकी बहन के साथ बलात्कार करें। कोई भी उसने कानून तोड़ा, तुरंत पुलिस को फोन करते, पुलिस तो वही रहती है PM सीट में, गिरफ्तार करते, FIR करते, जेल ले जाओ, ये गुंडा है भाई। वो किसी की शिकायत लेकर गया है, आपकी अव्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, थोड़ी ऊंची आवाज में बोल रहा है, आप फोन करके आप बुला लीजिएगा 200 डॉक्टर, किसी के पास दिमाग नहीं है, जुट कर उसको अपराधी की तरह पीटने लगेंगे। PMCH के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अभी कोडरनी में भी एक रेप केस हुआ, उसमें भी कहा गया मेरा कोई, मैं कभी गया ना हूं, मतलब मेरा कोई व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, बट ये डॉक्टर का एक समूह के रूप में जो व्यवहार हुआ, मैं उस व्यवहार की निंदा करता हूं। मनीष कश्यप को अगर कानून तोड़ा तो आप जेल भेजते, FIR करते, लेकिन मनीष कुमार को सामूहिक रूप से सैकड़ों डॉक्टरों ने मिला करके कुटाई पिटाई और उसको थुकाई चटाई कर रहे हैं, ये मतलब ये आपके गरिमा के प्रतिकूल है। इसलिए मैंने लिखा, कोई व्यक्तिगत हमने सब, कि आप सतर्क रहिए, अपनी गरिमा देखिए कि आप कौन है, क्या कर रहे हैं। उसमें मनीष कश्यप की सुनी, अब ऐसा नहीं केवल मनीष कश्यप के साथ हुआ है, ये आपके साथ भी हो सकता है, हुआ है, दूसरे दिन हुआ, आरा के आए थे कुछ लोग, वो दलित समुदाय के थे, उनके साथ भी हुआ। एक और नेताजी कोई कांग्रेस के साथ थे, उनके साथ भी हुआ। उसके 2-4 एक सप्ताह के अंदर 3-3 घटनाएं हुई। वो किसी के साथ हो सकती, उनकी एक जमात है, जो आएगा ऊंचा बोलेगा उसको ठोकेंगे, ताकि दहशत हो जाए कि भाई PMCH में जाना है और डॉक्टर से बड़ी तमीज से बात करो, तनको टाइट हुए तो पिटाई होगी। ये तो गलत सोच है भाई। तो रोड छाप आदमी ऐसा करता है, डॉक्टर ऐसा करेगा, उसकी समाज में क्या इज्जत? मनीष कश्यप की इज्जत चली जाएगी, समाज का क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन समाज का विश्वास डॉक्टर पर से अगर उठ जाएगा, मैंने समाज अगर मान ले कि डॉक्टर मवाली होते हैं, तो बड़ा जुल्म हो जाएगा भाई, बड़ी इज्जतदार पेशा, इसलिए मुझको लिखना पड़ा। एक और कहानी बहुत फेमस है, प्रकाश झा ने एक फिल्म बनाई थी गंगाजल, सुना है वो सही में एक्चुअली आपकी कहानी थी, लेकिन उनके भाई मेरे यहाँ आए थे, वो मूवी बनने के पहले, वो कुछ बातें इस तरह की हुई थी, तो स्टोरी तो देखकर लगता है कि सब हमारे ही पर है, लेकिन हम उसमें किरदार नहीं। बाद में वो कहानी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थोड़ी जो भी बिहार इलेक्शन में तकरीबन अब पहुंच चुका है, कुछ कहना चाहेंगे बिहार के लोगों से? चुनाव के बारे में और राजनीति के बारे में हमको बोलना होता तो 4 साल हमको रिटायर हुए, 5वां साल चल रहा है, एक बार भी कभी कुछ बोले हैं? बिहार की जनता बहुत समझदार है, समझ बूझ करके अपना निर्णय लेगी, समझ बूझ कर जैसे दामाद चुनते हैं वैसे नेता को चुनना चाहिए। हम तो इतना ही कहें, दामाद चुनते हैं तो क्या देखते हैं? चरित्रहीन न हो, शराबी न हो, जुआड़ी न हो, मर्यादा में रहने वाला हो, नैतिक हो, अच्छे आचरण का हो, साफ सुथरा दामाद में सब साधन। तो जैसे दामाद को चुनते हैं वैसे ही नेता को चुने। हम तो इतना ही कहें, चाहे वो किसी पार्टी का, किसी दल, खराब अगर है, अपराधी है, गुंडा है, मवाली है, या मने, तो किसी दल का नेता हो उसको वोट नहीं देना चाहिए। अपराधियों को वोट दे देते हैं, इसलिए अपराधियों को टिकट मिलता है। जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को पता चल जाएगा कि जनता गुंडों को वोट नहीं देती है, तो एक गुंडा को टिकट नहीं मिलेगा, एक गुंडा को टिकट नहीं मिलेगी। आप जान, हम तो यही कहेंगे नहीं देना चाहिए खराब आदमी को। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये काफी लंबी बात हुई। हम चाहेंगे कि फिर से हम आपसे, आप ऐसे मीडिया से बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर चाहेंगे फिर से एक बार आपसे बात करें। आशा है आपको भी हमसे बात करके बहुत अच्छा लगा होगा। जय धन्यवाद।